Hello, aspirants, and welcome back to the 5 Minute Economy series. And this is the part 2 of the inflation episode. अब तक हमने देखा कि what is the general definition for inflation and its types on the basis of rate. अब हम देखेंगे what are the causes of inflation and किस तरीके से हम उसे divide कर सकते हैं in different types on its basis. कॉजेज, आखिर महंगाई हुई क्यों थी इन द फर्स्ट प्लेस? तो कॉजेज के बेसिस पे कुछ ये टाइप्स है आपकी इन्फ्लेशन के. नाउ लेट अस स्टडी एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड. सर, लोगों के पास इतने पैसे आ गए, इकोनॉमी इतनी ग्रो कर गई कि सबको अब एसी खरीदना है. पहले एसी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इतना इकोनॉमी के अंदर आपकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है कि अब हर किसी को एसी खरीदना है. सर, एसी की डिमांड बढ़ गई है. अब उतना एसी तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे जितनी अचानक से डिमांड बढ़ गई है. अब मेरे पास चीजें कम है और लेने वाले ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी? मैं मेरे चीज की प्राइस बढ़ा दूंगी कि अब जिसकी इनमें से जितनी परचेजिंग पावर पैरिटी होगी वो आके ले जाएगा. तो ये जो डिमांड बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड बढ़ी, डिमांड पुल हुई तो उसके कारण जो महंगाई बढ़ी. डिमांड बढ़ी और इट पुल्ड द इन्फ्लेशन ऑल्सो विथ इट. दैट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ये अक्कर करता है जब टोटल डिमांड ज्यादा हो जाती है टोटल सप्लाई से. जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड हो रही है, तो तब होती है ये वाली इन्फ्लेशन. दैट इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. बहुत ज्यादा मनी है एंड बहुत कम गुड्स हैं, तो ये जब सिनेरियो क्रिएट हो जाता है उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ड्रिवन बाय हायर इनकम, क्रेडिट एक्सपेंशन या गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई, पैसे बांट रहे हैं, ठीक है, लोन्स दे रहे हैं, तो क्या होगा? लोगों के पास मनी आएगा, परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, तो डिमांड ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाएगी. माइल्ड फॉर्म में तो ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा कि ये बहुत अच्छी बात है, डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ होगी इकोनॉमी की. लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम तक चलता जाता है तो इकोनॉमी ओवर हीट हो जाती है. हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? अगर आप किसी चीज को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज करते हैं तो वो ओवर हीट हो जाता है. उसी तरीके से इकोनॉमी भी यहाँ पे ओवरहीट हो जाती है. एग्जाम्पल क्या है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल, दिवाली का टाइम अभी आ रहा है, तो दिवाली के टाइम पे आप देखिए जो चीज वो एक टाइम पे बहुत सस्ती मिलती है. बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं शुगर केन का. दिवाली की पूजा में एक चीज काम आती है, दैट इज कॉल्ड शुगर केन. शुगर केन की वैल्यू पूरे साल आप देख लो बहुत कम रहती है, इतने कोई वैल्यू ही नहीं है शुगर केन की. ऐसे ट्रक भर भर के लोग ले जाते हैं, कुछ उसकी वैल्यू नहीं होती है. आप दिवाली के एक दिन पहले मार्केट में जाइए टू बाय शुगर केन, तो आपको 80 रुपए में एक शुगर केन मिलेगा. डिमांड इतनी बढ़ गई है शुगर केन की कि उसके प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गए हैं. तो फेस्टिव सीजन के दौरान आपको ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था, फैक्ट्री में जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे कमोडिटी को, तो कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन कॉस्ट था. लेकिन अब आपका वर्कर कह रहा है कि आप मेरा लेबर चार्ज बढ़ाइए, मेरी वेज बढ़ाइए, आपका रेंट बढ़ रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है. तो जब मेरा कॉस्ट ऑफ मुझे बनाने में अगर 10 रुपए लग रहे हैं और मैं उसको 20 रुपए में बेचना चाह रहा हूं, तो मेरे को तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना. मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए. मान लो पहले मैं कोई चीज 20 रुपए में बना रहा था और उसको 30 रुपए में बेच रहा था. 10 रुपए का प्रॉफिट मुझे कमाना था क्योंकि मेरा 20 रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर हो गया है 25 रुपए. 20 से क्या हो गया? 25 रुपए. तो अब अगर मैं उसे 30 में बेचूंगा तो मुझे सिर्फ 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे तो उतना ही प्रॉफिट कमाना है. तो ये जो 5 रुपए का बर्डन है मैं मेरे कंज्यूमर पे डालूंगा कि ये 5 रुपए भी मेरा कंज्यूमर ही मुझे पे करे. तो मैं मेरे प्राइस ऑफ कमोडिटी को 30 रुपए से बढ़ा के 35 रुपए रख दूंगा. दैट इज जो बर्डन था एक्स्ट्रा कॉस्ट का, इधर जो बर्डन होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट का वो आप कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हो. यू आर आस्किंग द कंज्यूमर टू पे फॉर इट. अब कंज्यूमर को पे करना है तो मतलब ऑटोमेटिकली प्राइस तो राइज हो गया ना कमोडिटी का, तो उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. यहाँ पे वेज, रॉ मटेरियल, एनर्जी कॉस्ट जब इंक्रीज हो जाती है तो प्रोड्यूसर जो है वो बर्डन को पास करता है टू दी कंज्यूमर्स, जिससे अल्टीमेटली द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी राइजेस. इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ये डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है बिकॉज सप्लाई साइड का इशू है, ठीक है. इट कैन लीड टू स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन मतलब क्या था? हमने अभी पढ़ा है, इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट. अब वो क्या करेगा? अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए
लेबर हटा देगा, ठीक है, अब 10 लेबर काम कर रहे थे, मेरे पैसे ज्यादा लग रहे हैं, मैं 2 लेबर हटा दूंगी। अब वो 2 लेबर को तो अनएम्प्लॉयमेंट मिल गया ना, उनका एम्प्लॉयमेंट तो चला गया। अब उनके लिए इन्फ्लेशन भी हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो देयर दैट इज अ सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइस राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या कंजम्पशन है, उस स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम आ रही है। देयर आर द बॉटलनेक्स इन दी की सेक्टर्स, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स के कारण आप फुलफिल नहीं कर पा रहे डिमांड को। प्रोडक्शन कैपेसिटी है, डिमांड भी है, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। सबसे क्लासिक और बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि जितने भी हमारे पल्सेस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, गेहूं का प्रोडक्शन मान लो, चावल का प्रोडक्शन मान लो, प्रोड्यूस तो बहुत हो रहा है लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है। एफसीआई के गोडाउन आप जाके देखेंगे, वहां पे आधा सामान तो सड़ जाता है, उसकी कॉस्टिंग ही मतलब वेस्ट हो गई एक तरीके से। तो जब आप बना तो उतना ही रहे, लेकिन फिर भी आप मार्केट में सप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्या रीजन आपका मतलब प्रोडक्शन का कोई फैक्टर है? नहीं है। क्या सप्लाई डिमांड का कोई फैक्टर है? नहीं है। सप्लाई भी कर पा रहे हैं, डिमांड भी आ रही है, लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे, उतना लंबे टाइम तक चला नहीं पा रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर इंस्टीट्यूशनल कंस्टेंट है, सर मुझे आपको ये बेचना है पर इसके ऊपर कुछ टैक्स लेवाई होना था, तो बिल आपका नहीं निकल के आया गवर्नमेंट से, इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रॉब्लम है, एफसीआई के अंदर प्रॉब्लम है। तो जब इंस्टीट्यूशन में या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंस्ट्रेंट आ जाते हैं और उन रीजन से आपकी कैसे ना कैसे प्राइसेस बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर और पावर सेक्टर, इन दो सेक्टर्स में आपकी अभी भी देयर इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट्स हैं अभी भी आपके इंस्टीट्यूशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, प्राइस ऑफ rise in imports, favorite topic of UPSC. क्यों? Our US President Mr. Donald Trump has levied tariffs on India. टैरिफ्स को बढ़ा दिया है, इंपोर्ट करना ही महंगा हो गया है। अब मुझे इंपोर्ट करना महंगा हो रहा है, तो मेरी जो मैं प्राइस में बेच रही थी इंडिया के अंदर, जो चीज पहले मुझे 100 रुपए में पड़ रही थी और मैं इंडिया में लाके उसे 200 में बेच रही थी, अब वही चीज मुझे 200 रुपए की पड़ रही है। तो जब मैं 200 रुपए की ला करके 200 रुपए में बेचूं, मेरे को तो कुछ बच रहा ही नहीं है, ऊपर से मेरा तो लेबर भी जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब 200 की चीज ला रही हूं मैं, तो उसे 300 में बेचूंगी, मेरे लिए तो प्राइस इंक्रीज हो गया ना। कंज्यूमर के ऊपर तो प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज हो गई, वो 200 से 300 हो गई। किसके कारण हुई? इंपोर्ट प्राइस राइज होने के कारण हुई। हमारे इंडिया का कोई फैक्टर नहीं था उसमें, हमारे यहाँ कोई ग्रो इन्फ्लेशन नहीं हुई, हमारा कोई भी तरीके से फैक्टर उसमें रोल नहीं प्ले कर रहा है, लेकिन इंपोर्ट का प्राइस बढ़ गया। किसी कंट्री ने हम पे टैक्स ज्यादा लगा दिया, वो चीज लाने के लिए हम पे टैक्स लग रहा है, तो हम उसको खरीदने में हमारे ज्यादा प्राइसेस हो गई हैं, तो इसलिए जो इन्फ्लेशन होगा उससे हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। करंट का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख करके जाना। एक्सटर्नल फैक्टर इसमें प्ले करता है रोल, तो ये डिफिकल्ट है टू कंट्रोल इट इंटरनली, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब यूएस अगर हमें किसी चीज को 50% मोर टैरिफ पे बेच रहा है, तो हम उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? हम डिप्लोमेटिकली उनसे मीटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनसे कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, एक मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस इन्फ्लेशन। देखो क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ कमोडिटीज ऐसी है जिनकी प्राइसेस को गवर्नमेंट फिक्स करती है बाय पासिंग अ लॉ इन दी पार्लियामेंट। अगर मैं तुमसे एग्जांपल पूछूं, जो पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी वो है एमएसपी, दैट इज जो एमएसपी लगती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फिलहाल गवर्नमेंट ने इसकी एमएसपी कम कर दी थी और उस चीज पे बहुत सारे रिटेलिएशंस भी हुई थी। तो जब गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण प्राइस इंड्यूस होता है, हाइक होता है, तो उसे हम कह देते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस इन्फ्लेशन। अब लास्ट बात करते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन की। मान लीजिए वेज का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, सर क्या हुआ, प्राइसेस तो ज्यादा हो गए, क्यों हो गए? बिकॉज डिमांड थी हायर वेजेस की। मेरे कंपनी में जितने भी मेरा लेबर था वो सब आज प्रोटेस्ट पे निकल जाता है कि हमारी आप प्राइस मतलब सैलरी बढ़ाओ। सर आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो, महंगाई हो गई है, तो आपका पास हमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, बट आप हमें अभी भी उतना ही पे कर रहे हो, हमारे को किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम डिमांड करते हैं कि आप हमारी सैलरी बढ़ाइए, वरना हम काम नहीं करेंगे। अब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रोटेस्ट पे चले गए, काम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा।
सप्लाई साइड कट होती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो रही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जा रही है। तो जब आपके वेजेस का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, वो एक बर्डन आ गया है प्रोड्यूसर पे कि अब आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, आपकी सप्लाई साइड इफेक्ट हो रही है, उसे हम कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि जब वेजेस का प्रॉब्लम आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, लोग मजदूर कह रहे हैं कि आप हमारा पैसा बढ़ाइए, हम काम नहीं करेंगे, तो वो वहां उसके कारण जब महंगाई बढ़ जाएगी, बिकॉज आपका सप्लाई साइड कट हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज बिल्ट